ऑक्जेलिक अम्ल को आपको पढ़ना है और सबसे पहले बात आती है, अगर ऑक्जेलिक अम्ल के लिए आपको पता होना चाहिए ऑक्जेलिक अम्ल का निर्माण किन किन विधियों द्वारा होता है। अपने कोर्स के अकॉर्डिंग 2 विधियों द्वारा आपको ऑक्जेलिक अम्ल बनाना है। सबसे पहली विधि पर आपने लिख रखा है सुक्रोज से आपको ऑक्जेलिक अम्ल बनाना है। तो बेटा सुक्रोज को याद रखो, सुक्रोज का फॉर्मूला तो तकरीबन सभी को पता होगा, C12H22O11। अगर हम इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं तो बेटा ऑक्सीकरण होने वाला है नवजात ऑक्सीजन के थ्रू। लेकिन एक बात इस पर विशेष ध्यान रखना, नॉर्मली जितने भी आप ऑक्सीकारक अभी तक यूज करते रहे हो वे ऑक्सीकारक पदार्थ इस सुक्रोज का ऑक्सीकरण नहीं करवा सकते। सुक्रोज को ऑक्सीकृत करने के लिए आपको प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए और प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में आप यूज करोगे कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड। अच्छा जानते हो नाइट्रिक एसिड 18 मोल नवजात ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवाएगा और 18 मोल नवजात ऑक्सीजन से इसको ऑक्सीकृत करवाएगा। जब इसको ऑक्सीकृत करवाएगा तो सबसे पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा C2H2O4। कहोगे सर जी ये क्या लिखा है? बेटा ये ऑक्जेलिक एसिड ही लिखा है। देखो ऑक्जेलिक एसिड का क्या ये फॉर्मूला तुम लोगों ने देखो पढ़ रखा होगा, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये भी तो वही लिखा है। आप आज इस 6 को ढक लो। कार्बन 2 हैं, ठीक है, हाइड्रोजन 2 हैं, बिल्कुल सही लिखा है, ऑक्सीजन 2 और 2 मिलकर टोटल कितने हो रहे हैं 4, तो ऑक्जेलिक एसिड बनेगा जाके। और साथ में अगर आप देखोगे कि मेरे पास बचता क्या है, तो बेटा ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन 22 थे और 22 में से आपने 12 हाइड्रोजन लिख रखे हैं। 22 में अगर 12 हाइड्रोजन लिख रखे हैं तो बचे कितने हाइड्रोजन? 10, और वो 10 हाइड्रोजन बनाकर तैयार करेंगे 5H2O को। ऑक्जेलिक अम्ल को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, या एक बात और याद रखो, ऑक्जेलिक अम्ल को ऐसे भी लिखा जा सकता है C2O4H2। O को पहले लिख लिया, H को बाद में कर लिया। तो कुछ किताबों में आप ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला कुछ ऐसा भी देखने को पाओगे और ऐसा भी देखने को पाते हो, बिल्कुल परेशान ना होना। लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल को बनाने का तरीका ये बिल्कुल तैयार रखना, सुक्रोज से, चीनी की शर्करा से या चीनी के सीरे से आप ऑक्जेलिक एसिड को बना सकते हो, बशर्ते उस सुक्रोज का प्रबल रूप से ऑक्सीकरण कराया जाए। और वो प्रबल ऑक्सीकरण कराने के लिए कौन सा उत्प्रेरक ठीक रहेगा? HNO3। नॉर्मल उत्प्रेरक ऑक्जेलिक एसिड को नहीं बना पाते हैं। नॉर्मल उत्प्रेरक बनाता क्या है, इस सुक्रोज का ऑक्सीकरण करेगा तो बहुत ज्यादा इसको ग्लूकोनिक एसिड में चेंज करेगा, बहुत ज्यादा सैकेरिक एसिड में चेंज कर देगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। ऑक्जेलिक एसिड बनाने के लिए आपको कंसंट्रेटेड HNO3 की आवश्यकता होती है। एक तो ये याद रखोगे। कहता है क्या और कोई प्रोसेस है जिससे हम ऑक्जेलिक एसिड बना सकते हैं? एक और प्रोसेस है, उसको पढ़ लेते हैं। सोडियम फॉर्मेट से आप सोडियम फॉर्मेट से बनाना का चाहो तो आप आसानी से ऑक्जेलिक एसिड को बना सकते हो। अब सोडियम फॉर्मेट का सूत्र क्या होता है? HCOONA, HCOONA। सोडियम फॉर्मेट को आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल गर्म करना है। अच्छा गर्म करने से होगा क्या? ये दोनों H टूटकर अलग हो जाएंगे। अगर दोनों H टूटकर अलग हो जाएंगे, देखो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड का नुकसान और ऊपर वाले कार्बन के भी एक बॉन्ड का नुकसान। बचता मेरे पास क्या है? COONA, और यहां भी नीचे भी बचता है COONA। क्या कहते हैं? दोनों कार्बन के एक एक बॉन्ड का नुकसान हुआ है ना, तो दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बनाकर एक दूसरे के बॉन्ड को कमी को समाप्त कर देंगे, बैलेंस कर लेंगे। लेकिन कहोगे सर जी अभी ये तो किसी हालत में ऑक्जेलिक अम्ल है ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी कौन कहता हूं कि ये ऑक्जेलिक एसिड है? हम इसको कहते हैं ये है सोडियम ऑक्सलेट। अब इसको हम जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन का मतलब जल से विक्रिया, और बेटा जल से विक्रिया करवाओगे तो जल के सूत्र को तो मैं कहता हूं HOH लिखना सीख लो। जितनी जल्दी HOH लिखना सीख लोगे अभिक्रियाओं को उतना ही आसान बना पाओगे। और HOS अभिक्रिया में लिखोगे तो देखो तरीका क्या रहेगा, Na
अभिक्रिया करेगा OH से, यहां भी Na अभिक्रिया करेगा OH से। तो NaOH मिलकर 2 NaOH तो अलग हो गया। तो आप अगर चाहो और इसको दिखाना चाहो, किसको दिखाना चाहो, NaOH को, तो भैया एक काम करो, लिख लो यहां 2NaOH। और ना दिखाना चाहोगे तो कोई अच्छा नहीं है कि इसको दिखाएंगे, बिल्कुल मत दिखाओ इसको, ना दिखाना चाहो। बचता क्या है, COO और खाली बच रहा है H, COO और खाली बच रहा है H, तो COOH सिंगल बॉन्ड COOH ऑक्जेलिक एसिड बनकर तैयार हो रहा है। इसका नाम नहीं लिख रहे, समझ रहे हो ना, क्योंकि नाम तो क्या लिखना है भैया, इसी को तो पढ़ ही रहे हैं, अब इसका नाम तो फिर बार बार क्या लिखेंगे हम लोग। तो बनाने की केवल 2 ही विधियां लिखनी है, इससे ज्यादा परेशान नहीं होना उसमें। अब आ जाएंगे भौतिक गुणों को पढ़ने, और इस बात पर चर्चा करेंगे कि ऑक्जेलिक एसिड के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो बेटा भौतिक गुणों को मैं देखो यहां लिखता हूं। सबसे पहले नंबर पर आप लिखोगे अवस्था, तो आपको बताएगा अवस्था होती है ठोस। हाँ, इस जगह कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है, सोचते हैं ऑक्जेलिक अम्ल तो टमाटर में पाया जाता है, लेकिन टमाटर में तो ये ठोस नहीं होता, ये तो द्रव्य रूप के रूप में उपस्थित है। तो आप जानते हो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल की बहुत कम मात्रा होती है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल बहुत कम मात्रा में पानी पर घुला होता है। भाई टमाटर का ज्यादा हिस्सा तो लिक्विड से बना है, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल बहुत कम मात्रा में घुला हुआ है, इसलिए वहां पर आपको द्रव लगता है। बाकी वैसे ऑक्जेलिक अम्ल कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। थोड़ा सा और एक बात को याद रखेंगे, अवस्था ठोस है। सेकंड नंबर पे यहां पूछेंगे, अगर आप जानना चाहोगे रंग, तो बेटा होता है रंगहीन। अगर आप एक और चीज जानना चाहोगे, कहोगे गंध जानना चाहते हैं, बिल्कुल बता देना है, कोई विशेष गंध नहीं, कोई विशेष गंध नहीं। जो आप सोचे कि यार ये एसिड है, ये अजीब प्रकार से महकना चाहिए, कोई विशेष प्रकार की गंध होती नहीं, आप गंधहीन भी लिख सकते थे उधर। एक नंबर पर और चलते हैं, तो देखो यहां लिखते हैं, कौन सा नंबर है, 4th नंबर। 4th नंबर पे हम लिखते हैं विलेयता। विलेयता को कुछ लोग घुलनशीलता भी कहते हैं। विलेयता वाला थोड़ा सा आर्टिकल जो है वो अच्छे ढंग से याद रखना। ऑक्जेलिक एसिड जल में और एल्कोहल में होता है विलेय। विलेय का अर्थ है सोल्यूबल है, अर्थात आसानी से ऑक्जेलिक एसिड घुल जाता है जब उसको जल में घोला जाता है या एल्कोहल में घोला जाता है। लेकिन इसको भी ध्यान रखना, परंतु क्या इनको जानते हो, ईथर नाम पढ़ा है ना इसके पहले, परंतु ईथर में अविलेय इनसोल्यूबल होता है, अर्थात ईथर में अगर इसकी बात करोगे तो यह घुलनशील नहीं होता, अविलेय होता है। तो इतनी बात को आप तैयार रखें, मेरे ख्याल से बेटर है इतना। अगर आप ऑक्जेलिक एसिड के बारे में जानकारी रखते हो, इससे ज्यादा जानकारी रखने की जरूरत भी नहीं है, मैंने पहले भी बता रखा है आपको, नहीं बताया तो सुन लीजिए कि ऑक्जेलिक एसिड इतना ज्यादा चीजें उससे हम लोगों के यहाँ नहीं आती हैं, बहुत ही कम चीजें आती हैं ऑक्जेलिक एसिड से, इसलिए बस उतनी ही चीजों को पढ़ेंगे। बेटा नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे और अब बात करेंगे रासायनिक गुणों की। और अगर रासायनिक गुणों को पढ़ने के लिए कहें तो पहला ही रासायनिक गुण हमें पढ़ लेना चाहिए। क्या रासायनिक गुण पहला पढ़ लेना चाहिए कि, चलो, सोडियम से क्रिया। हाँ, यह भी हो सकता है सोडियम से क्रिया ना कहे तो कह सकता है धातु से क्रिया।
तो ऐसा ना खिसिया जाना, कह दो कि हमसे तो धातु से कहा था, कौन सा सोडियम से कहा था। सोडियम भी एक प्रकार की क्या है, धातु। और एसिड्स में अगर ज्यादातर रिएक्शन तुमसे पूछेगा सोडियम को लेकर के, एक आधा अभिक्रिया पूछेगा पोटेशियम को लेकर, बहुत कम अभिक्रिया पूछेगा कैल्शियम को लेकर, बाकी धातुओं के विषय में पूछेगा नहीं। तो आप ध्यान रखें, सोडियम से क्रिया या धातु से क्रिया एक ही बात है। ऑक्जेलिक एसिड के फॉर्मूले को अगर लिया जाए COOH सिंगल बॉन्ड COOH, सोडियम से अभिक्रिया कराओगे तो 2Na से रिएक्शन होगी। सोडियम का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से है ऊपर, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। और सोडियम क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, नियम के आधार पर सोडियम हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देगा। और जब सोडियम उसके स्थान से हाइड्रोजन को हटा देगा तो देखो हाइड्रोजन तो दोनों हट जाएंगे, और दोनों हटे हुए हाइड्रोजन यहां पर कौन सी गैस बनाकर तैयार करेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो एक तो ये याद रखना है, ऑक्जेलिक अम्ल में जब भी सोडियम के टुकड़े को डाला जाता है कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। अब बनता क्या है, हाइड्रोजन को हटाया, जगह खाली है, इन दोनों सोडियम को उस खाली जगह पर भेज दो, COONA सिंगल बॉन्ड COONA। हाँ ये जरूर आ सकता है कि सर जी इसका नाम क्या है, तो जैसे ही इसके मन में आए विचार तुम्हारे कि इसका नाम क्या है, यहां इसका नाम पढ़ लेना, सोडियम ऑक्जेलेट। ये जगह इधर मैंने इसीलिए छोड़ रखी है कि आगे की अभिक्रियाओं को इधर हल करेंगे। बाद में आया करो, बिना शर्मा इसको बंद किया करो, ठीक है, उसको बंद कर दिया करो, लाइट रिफ्लेक्ट होके आया करती है। रासायनिक गुण में एक तो लिख गया, दूसरे रासायनिक गुण पर चलते हैं। कहता है सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। बेटा सोडियम दिखाई भर पड़ जाए भैया अभिक्रिया में एक पदार्थ तो पक्का है, बनना ही है सोडियम फॉर्मेट, सॉरी ऑक्जेलेट। फॉर्मेट मेरे मुंह से निकल गया, सोडियम ऑक्जेलेट बनना ही बनना है। कैसे बनना है देखो, ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये ऊपर वाला H अच्छा नहीं बना, ठीक है। अब और इसकी अभिक्रिया किससे होनी है, Na2CO3 से, Na2CO3। बेटा अभिक्रिया करवाओगे तो अभिक्रिया जैसे ही करवाओगे जरा ध्यान से देखो, फिर सोडियम आएगा, और आपको ये बात पता है सोडियम का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो फिर से सोडियम हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देगा। तो बेचारे हाइड्रोजन जो हटे हैं वो तो बन गए H2, और वो H2 किससे अभिक्रिया कर ले आएंगे आके, CO3 से। तब तुमने कह रखा है कि सर जी H2CO3 नहीं लिखेंगे, बल्कि H2CO3 को क्या लिखेंगे, H2O प्लस CO2। ये भी अच्छा है। अच्छा तो दोनों सोडियम उस H की जगह पर बैठ जाएंगे, COONA सिंगल बॉन्ड COONA। अरे वो प्लस का निशान तो बना लो। तो क्या ये वाली बात समझ में आई, नाम तो नहीं पूछना इसका, जैसे तुमको नाम पूछना हो भैया यहां पर आ जाओ, सोडियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला है। एक और अभिक्रिया कहता है NaHCO3 से क्रिया। कहोगे सर जी ये अभिक्रिया, भैया सारी अभिक्रियाएं आप इसके पहले पढ़ चुके हो, थोड़े से ही बस दिमाग का यूज करना है, ज्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ज्यादा दिमाग का यूज करने से बिगड़ जाएगा काम। मैं लिखूंगा COOH सिंगल बॉन्ड COOH, और जानते हो अभिक्रिया किससे होनी, NaHCO3। और आपको अब अच्छी तरह से ये पता है ऑक्जेलिक अम्ल के पास सोडियम अभिक्रिया तभी करने आएगा जब सोडियम कितने होंगे, 2। देखो यहां से चाहे बात कर लो, चाहे यहां पर बात कर ली जाए, और यहां पर भी जानते हो क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन को हटाएगा। तो कितने हाइड्रोजन है इस एसिड में, 2, दोनों को हटाएगा आकर, तो फिर 2 सोडियम भी लेकर आओ। तो इसलिए मैंने क्या रखा है कि NaHCO3 भी 2 मोल ले रखा है। कहोगे सर जी Na2CO3 2 मोल क्यों नहीं लिया था आपने, तो बेटा आपको अच्छी तरह से पता है अकेले Na2CO3 के एक ही मोल में 2 सोडियम थे, मेरा काम वहीं से बन गया। तरीका तो जानते हो ना, सोडियम दोनों आएंगे और इन दोनों H को क्या कर देंगे, हटा देंगे।
देखो अभिक्रिया को मैं कैसे, ज्यादातर बच्चों को समझाने के लिए डिजाइन ऐसे बनाते हैं हम तो भैया, समझ पा रहे हो? ये वाला डिजाइन बना लेते हैं। H2CO3 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 अगर बनेगा तो 2 बार बनाना है H2CO3। जब एक बार H2CO3 बनता है तो H2 और CO2। अब जब 2 बार H2CO3 बन रहा है तो 2H2O प्लस 2CO2। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा बचता क्या है मेरे पास? तो COO के साथ Na, COO के साथ Na, COONA सिंगल बॉन्ड COONA, इसको तैयार रखोगे। एक नंबर और देखो यहां ध्यान रखेंगे, डी पार्ट PCl5 से क्रिया। मैं क्या सोच रहा हूं कि कोई भी ऐसा एसिड नहीं आया जिस पर अभिक्रिया PCl5 से ना हुई हो। ये हर कार्बोक्सिलिक एसिड का अभिक्रिया जरूर करता है। देखो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड में हर एक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। इसको देखो कैसे अभिक्रिया करवाएंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं COOH सिंगल बॉन्ड COOH। अभिक्रिया करवानी है PCl5 से, PCl5। देखो तरीका फिर वही है बॉन्ड तोड़ने का। तुम्हें याद होगा PCl5 2 मोल ले लो। जानते हो क्या करेगा? देखो ये बॉन्ड, कुछ बात समझ में आ रही ना पुरानी वाली? अच्छा अगर अभिक्रिया में होगा तो PCl5 में से एक Cl यहां मिलेगा, एक Cl यहां मिलेगा और बीच वाले को क्या मिलेगा? तो क्या ऐसा ही ऊपर वाले में तो कर लिया जाए? ऊपर वाले में O में करोगे तो इधर की ओर एक Cl यहां और बीच वाले को PCl3। अच्छा बीच वाले में PCl3 O के साथ अभिक्रिया करेगा POCl3। POCl3 तो 2 बार हो गया। आप लिख लीजिए 2POCl3 प्लस लास्ट वाले को देखो HCl HCl तो 2HCl। और मैं एक चीज देखता हूं कि अब मेरे पास क्या बचता है। ऊपर COCl और नीचे भी COCl, तो ऊपर बच रहा है COCl सिंगल बॉन्ड COCl। कोई पूछता है इसका नाम क्या है? इसका नाम बताना, ऑक्जेलिल क्लोराइड। अच्छा कहोगे सर जी इसका नाम क्यों बता दिया? बेटा ये तो सारे पदार्थ एक ही जैसे बन रहे थे, ये पदार्थ थोड़ा सा अलग बना तो इसका नाम इसलिए लिख दिया। अभी एक और अभिक्रिया इस जगह पर लिखी जा सकती है, C2H5OH से क्रिया एथाइल अल्कोहल से क्रिया। अब अगर एथाइल अल्कोहल से क्रिया करवाई जाए भाई, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, एथाइल अल्कोहल से विक्रिया करवाओगे तो C2H5OH C2H5OH। देखो अच्छा इसमें से कुछ समझ में आ रहा तुम्हारा? ये H किससे विक्रिया करना चाहिए? OH से। तो अभिक्रियाओं को देखकर भी जैसे दिखाई पड़े अपने मन से भी कुछ विचार कर लो कि अभी तक के अभिक्रियाओं में क्या होता रहा है। H OH से विक्रिया करता रहा है, तो सोचो ये वाला H भी तो OH से विक्रिया कर लेगा। अगर ऊपर वाला H OH से करेगा, नीचे वाला H OH से विक्रिया करेगा तो क्या बन जाना चाहिए? 2H2O। अगर 2H2O बनना चाहिए तो इधर से H की जगह खाली होगी तो बचा कौन? C2H5। C2H5 लगा दो, COOC2H5 सिंगल बॉन्ड COOC2H5। हाँ अब इसका नाम लिखेंगे। अच्छा बिल्कुल परेशान हो जरूरत नहीं, अगर ये C2H5 ना होता तो ये वाला हिस्सा ऑक्जेलिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है और उस ऑक्जेलिक अम्ल से टूटे हुए भाग पर लगा हुआ है एथिल ग्रुप। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां ऊपर लिख लेते हैं एथाइल ऑक्जेलिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है इसलिए ऑक्जेलेट।
तो ये नाम हो गए। अभी भी मेरे ख्याल से 2 या 3 अभिक्रियाएं बच गई हैं, तो इनको नोट करो भैया। वो 2-3 अभिक्रियाएं खत्म करते हैं जल्दी से। देखो मैं कह भी रहा था कि निर्जलीकरण कई बार आया है, यहां पर क्यों नहीं आ रहा है? छिपा हुआ बैठा था, अब आया है। अगली अभिक्रिया निर्जलीकरण। अच्छा, जो अभिक्रियाएं नाम पर बेस्ड होती हैं वो पूंछी भी बहुत अधिक जाती हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड ले लेना है हमें, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, और निर्जलीकरण करवाने के लिए हमें यूज करना है कंसंट्रेटेड H2SO4 का। भैया सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऐसा पदार्थ है, ये निर्जलीकरण बहुत अच्छा करवाता है। अच्छा, निर्जलीकरण करवाएगा, जानते हो क्या क्या बनेगा? क्योंकि सभी जान गए, HOH तो पक्का बनेगा। HOH का मतलब है सबसे पहला पदार्थ तो अलग हुआ जल। जानते हो बाकी पदार्थ क्या बनेगा? कुछ बच्चों ने किताबों पर ऐसा लिख रखा देखा होगा, C2O3, C2O3, C2 हो गए और 2 1 3 हो गए, कार्बन का सब ऑक्साइड। लेकिन आप इस बात को पहचानें कि वो जो C2O3 बना है ये एक पदार्थ नहीं है, बल्कि ये 2 पदार्थों का मिश्रण है। कौन कौन से पदार्थों का मिश्रण है? CO2 प्लस CO। तो इस पदार्थ को जल, इस पदार्थ को कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको जानते हो क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति होती है विषैली, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर कोई पूछे कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो इस बात को याद रखना, ये विषैले नेचर का होता है। अब विषैली प्रकृति का कुछ बच्चे तो ऐसा भी अंदाजा लगा लेते हैं, कहते हैं विषैली है, सूंघेगा आदमी तुरंत मर जाएगा। तो विषैले का मतलब ये नहीं होता, अभी ये भी समझ लो। तो सर ये और क्या मतलब होता है? विषैले का मतलब है ये नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसे अगर प्रयोग किया जाएगा या सूंघा जाएगा तो व्यक्ति के मरने की संभावना है। ऐसा मत समझ लेना कि किसी कंपाउंड में अगर आपने विषैलापन लिख रखा है आप तुरंत ही उसको बताओगे, कहोगे नहीं सर ये विषैला भैया, इसको तो पी लेने से या सूंघ लेने से आदमी तुरंत मर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। विषैला का नॉर्मली अर्थ है नुकसानदायक, ज्यादा मात्रा में वो घातक भी हो सकता है। लेकिन विषैले का नॉर्मल मतलब है कि ये थोड़ा सा परेशानी कर लिए, ये थोड़ा सा विषैले नेचर का है। विषैले का मतलब नहीं मृत्यु ही हो जाएगी सीधे, जो इधर विषैला लिखा उधर सीधे हाँ डेड बॉडी दिखने लगी आंखों में, हाँ भैया विषैले नेचर का है, काम खत्म हो जाएगा। विषैला तो ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड को खा लेने, टमाटर को खा लेने से कोई मर थोड़ी जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड की प्रति विषैली है मतलब ये थोड़ा सा नुकसानदेह है, ज्यादा अमाउंट में इसको नहीं लेना चाहिए, परेशानी कर सकता है, बीमार कर सकता है लोगों को। तो इसका मतलब ये तो नहीं विषैले का मतलब बस काम खत्म, टमाटर खा लिया खत्म काम आज के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी नेक्स्ट नंबर पे निर्जलीकरण को समझ गए, अगले नंबर पर आ जाते हैं। देखो एथाइलिन ग्लाइकॉल से अभिक्रिया। बेटा ABCDE लिख गया था मेरे ख्याल से, ये F होना चाहिए ना, ये G होना चाहिए, देख लेना अपना। अब एथाइलिन ग्लाइकॉल से अभिक्रिया तो देखो कैसे होगी, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। एथाइलिन ग्लाइकॉल का अर्थ जानते हो क्या होता है? देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, ये सूत्र होता है एथाइलिन ग्लाइकॉल का। या कुछ लोग अगर इसको पढ़ना चाहें तो एथिलीन ग्लाइकॉल भी पढ़ सकते हैं। समझ पा रहे हो क्या होना चाहिए? एक ही काम होना चाहिए कि H को किसके साथ जाना चाहिए? OH। अगर ये H इस OH के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ये H इस OH के साथ अभिक्रिया कर लेगा, पक्का बनने वाला है 2H2O। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या बचा, जो भी बचा सबको लिख दो एक साथ जोड़ के, क्योंकि H की जगह खाली हुई है, बचे हुए ग्रुप लगा दो। COO सिंगल बॉन्ड CH2 COO सिंगल बॉन्ड CH2।
तो इस प्रकार से आप अभिक्रिया को कंप्लीट करोगे। और अगर एथिलीन ग्लाइकॉल से अभिक्रिया कहेगा तो इसको बनाकर तैयार करोगे। एथाइलिन ऑक्जेलेट नाम है इसका, एथाइलिन और एथाइलिन ऑक्जेलेट। एक और अभिक्रिया पर ध्यान देंगे, H नंबर पर इसको लिखते हैं। अभिक्रिया है अपचयन की। देखो अपचयन कैसे होगा, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। और इस पर अपचयन करवाने के लिए भैया हमारे पास चाहिए कुछ मात्रा में नवजात हाइड्रोजन, और ये नवजात हाइड्रोजन बनकर तैयार होगा ZnH2O के मिश्रण से। बेटा जानते हो विक्रिया कैसे होगी, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये जाएगा इस बॉन्ड को तोड़ेगा, अगर इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो देखो 4 H हैं, ध्यान से देखना, पहला H, दूसरा H, CH2OH। एक काम कर लेना, देखो ऐसे लिख लो बेटा, ऐसे लिखने में तुमको अपार सफलता मिल जाएगी। देखो कैसे लिख, अभिक्रिया ऐसे भी आएगा, लेकिन इसको अगर ऐसे समझेंगे ज्यादा बेटर लगेगा। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, लिखा ये भी वही है C डबल OH। मैं ऐसा नहीं कहता कि वैसे विक्रिया कंप्लीट नहीं होगी, भैया वैसे भी कंप्लीट होगी, इससे तुम कारणों को और अच्छा समझ पाओगे। 4 H हैं, इन 2 बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो 2 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन को भी तो 2 बॉन्ड का नुकसान उठाना पड़ा है, तो 2 H दे दो ऑक्सीजन को और 2 H दे दो किसको, कार्बन को। तो जो 2 H ऑक्सीजन को मिलेंगे ये बनाकर तैयार करेंगे H2O, और जो 2 H उसको मिले तो देखो बनेगा क्या, ऊपर तो COOH सिंगल बॉन्ड, नीचे बचेगा CH2 और साथ में OH। याद रखना नाम, बहुत फेमस कंपाउंड ग्लाइकोलिक एसिड। तो अगर कभी अच्छे यौगिकों के नाम पढ़ने का नंबर आ जाए, आप ग्लाइकोलिक एसिड को तैयार रखोगे। लास्ट में अगर अभिक्रिया करना चाहते हो एक अभिक्रिया और पढ़ सकते हो, जबरदस्ती नहीं इस बात के लिए। कौन सी अभिक्रिया पढ़ाएंगे, NH4OH से क्रिया। आप समझ लो NH4OH की शक्ल देखकर ना जान पाओ क्या होगा तो बेकार है। NH4 किसको लेके आया है, OH, पक्का जान गए क्या होने वाला है। H किससे विक्रिया कर लेगा, OH से। यहां लिख लेते हैं आगे अभिक्रिया, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, और इसकी अभिक्रिया NH4OH से होनी है। अगर आप कहें तो NH4OH ऐसा लिख लिया जाए, और नहीं भी कहोगे तो भी NH4OH ऐसा ही लिखेंगे। देखो कैसे, NH4, ये जो OH बाद में लिख रहे थे इसको यहां लिख लेते हैं, NH4OH। जानते हो उससे क्या होगा, H इस OH से विक्रिया कर लेगा, ये H इस OH से विक्रिया कर लेगा, 2 H 2 OH से विक्रिया करेंगे तो 2H2O। मैं क्या देखता हूं, मेरे पास क्या बचता है, COONH4 सिंगल बॉन्ड COONH4, COONH4 सिंगल बॉन्ड COONH4। पूछेगा नाम क्या है, अमोनियम। NH4 को अमोनियम कहते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल के सूत्र पर लगा है, ऑक्जेलेट। इधर उपयोग पढ़ लेते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का क्या उपयोग, बहुत सारा उपयोग है नहीं, लेकिन फिर भी जो उपयोग है उसको लिखेंगे। जैसे सबसे पहला उपयोग है फॉर्मिक एसिड बनाने में। आपको कोई सर ये फॉर्मिक एसिड कैसे बना, याद करो,
फॉर्मिक एसिड को बनाने की प्रयोगशाला विधि। फॉर्मिक एसिड को जब प्रयोगशाला में बनाया था ऑक्जेलिक अम्ल से ही बनाया था। ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरॉल को मिला करके बनाया गया था। तो पहला यूज याद रखो कि फॉर्मिक एसिड को बनाएगा। दूसरा यूज याद रखो कपड़ों से जंग के दाग हटाने में। अब इसका मतलब ये मत समझ लें जंग का मतलब लड़ाई वाला। आपको कपड़े पर जंग लगना, ये यार ये क्या है आर्टिकल, ये तो बिल्कुल अजीब सा आर्टिकल है। लोहे पर जंग लगना हम समझ पा रहे हैं, कपड़ों से जंग के दाग हटाने में तो कपड़े भी क्या लोहे के बन के आएंगे क्या? ना भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझो क्या होता है, कपड़ों को अगर धुलकर कभी कभी लोहे के तार पर टांग दिया जाता है और लोहे के तार पर लगा हुआ जंग उस कपड़े पर सतह पर चिपक जाता है। हालांकि आप नॉर्मली उसको धुलते हो तो जल्दी से नहीं जाता है वो दाग। जानते हो क्या करना चाहिए? ऑक्जेलिक एसिड से धुल देना चाहिए। नॉक्जेलिक एसिड मिले काहे से धुल देना चाहिए? टमाटर के रस से धुल देना चाहिए। काम खत्म। काम खत्म का मतलब दाग हट जाएगा। और क्या करोगे? अगला नंबर, अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। एक काम करोगे बेटा, इसको जल्दी से नोट करो। देखो फिर और भी कुछ बात है उसको पर पहले बताएं हम। तो क्वेश्चन लिख लिया है क्या तुम लोगों ने? चलो अच्छा, क्वेश्चन लिख लिया है तो इस बात को पढ़ते हैं, इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। लिखा है क्या कारण है कि RCOOH, RCOOH को नहीं भी लिखेगा तो क्या लिखेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति जो होती है वो R सिंगल बॉन्ड OH को लिख सकता है अल्कोहलों से अधिक होती है। मैं क्या जानता हूं, इस जगह पर क्वेश्चन के बेसिस पर कह रहा है एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो अधिक अम्लीय होता है उतने ही कार्बन परमाणु वाले अल्कोहल की अपेक्षा। अभी बात करते हैं आखिर ऐसा क्यों है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रकृति ज्यादा है, अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति क्यों कम है? अच्छा, ये कारण क्यों पूछा गया? ये भी है भैया, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। अगर इसका हाइड्रोजन आयन के रूप में टूट सकता है तो फिर इसका हाइड्रोजन भी तो आयन के रूप में टूट सकता है। इसको देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और अल्कोहल को रखते हैं वहां थोड़ा। R सिंगल बॉन्ड OH। अच्छा, मैं क्या देखता हूं दोनों में OH है, दोनों में OH है। तो अभी अपना दिमाग क्या कहता है कि अगर हम इसको जल में घोलें, हम इसको कहां पर घोल दें? जल में, तो ये भी अपने आयन के रूप में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? R सिंगल बॉन्ड C सिंगल डबल बॉन्ड O, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। O पर माइनस चार्ज और H पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपने आयन को क्या कर देगा? अलग। तो अलग हुए आयन को और थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, ये अलग होकर टूट गया। अब मैंने अलग अल्कोहल को जल में घोला, मैं यहां भी लिख लेता हूं जल में। ऐसा कुछ यहां भी हुआ होगा। R सिंगल बॉन्ड O माइनस चार्ज और H पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको अगर और भी ज्यादा क्लियरली समझना चाहें कि हाइड्रोजन ही क्यों आयन के रूप में टूटा, बाकी सब भी तो बैठे थे, बॉन्ड वहां का क्यों नहीं टूटा? तो बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना होगा उसमें से होता क्या? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाइड्रोजन की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बीच ज्यादा होता है। तो अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन बॉन्ड को तेजी से अपनी ओर खींचेगा। जैसे ही ऑक्सीजन बॉन्ड को अपनी ओर तेजी से खींच कर ले जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि बॉन्ड तो खींचकर ऑक्सीजन ले गया तो हाइड्रोजन टूटा हुआ बेचारा अलग बैठा है पॉजिटिव चार्ज के साथ। सेम प्रोसेस वहां भी होने वाला है। एक और चीज को अगर समझें, यहां पर
ऑक्सीजन जब आयन में टूटा है या आयन में नहीं भी टूटा था, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और 6 में से अगर आप ध्यान दोगे तो उसने एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बनाया था, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया था। कितने इलेक्ट्रॉन अभी उसके भी रह गए थे? 4। यहां भी बना लेते हैं इसका, उसे वहां बनाने कोई अर्थ जरूरी नहीं है, यहां बनाओ मेनली, जहां से अर्थ है वहीं पर ध्यान दें। इस बात को सब जगहों पर ध्यान देने की जरूरत है नहीं। अब हुआ क्या, अगर दोनों हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं और दोनों ही एक H+ आयन दे रहे हैं, इससे देखने पर लगता है कि दोनों की अम्लीय प्रकृति सेम होनी चाहिए। ये भी एक हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर पा रहा है, वो भी एक हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब दोनों की क्षमता तो आपस में बराबर होनी चाहिए। लेकिन अब हम आंसर की ओर चलते हैं। कैसे आंसर की ओर पहचानेंगे? बेटा होता क्या है, जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ये अपने इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को उठाकर, कहां से लाएं? यहां से उठाकर ट्रांसफर कर देता है इस जगह पर। अगर इस जगह पर अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा तो ध्यान से देखो इसको, R सिंगल बॉन्ड C। बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो यहां बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? डबल। और पहले से उधर की ओर कौन सा बॉन्ड बना था? डबल तो पहले से था उधर। क्या समझ रहे हो कि उस गड़बड़ नहीं लग रहा तुमको कि कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई जा रही? 5। ऐसा तो संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो क्या होगा, ये कार्बन जो ये बॉन्ड है, ये तो बॉन्ड अभी बना हुआ है, ये कार्बन इस बॉन्ड को ट्रांसफर कर देगा ऊपर, तो यहां निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैं क्या देखता हूं, कार्बोक्सिलेट आयन के 2 समावयवी फॉर्मूले हैं और जिस यौगिक के जितने समावयवी फॉर्मूले होते हैं वो उतना ही अधिक होता है स्थायी। लेकिन मैं जब देखता हूं एल्कोहल में, तो एल्कोहल में देखो सोचने वाली बात है, एल्कोहल में हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है। देखो मैं बनाता हूं, बनाओ एक एल्कोहल, CH3OH होता है, CH3OH। मैंने मान लिया O पर इलेक्ट्रॉन था, उसने अपना बॉन्ड यहां ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर किया तो बेटा यहां कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डबल। आपको अच्छा लगे, ठीक है सर जी बढ़िया कर रहे हो आप, तो डबल बॉन्ड ऐसा ट्रांसफर होगा। लेकिन सोचो कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई ना, तो कार्बन अपना कौन सा बॉन्ड किसकी ओर ट्रांसफर कर दे? अगर मुझे तो एक तो ये बात नहीं समझ में आ रही कि कार्बन अपना बॉन्ड किसकी ओर ट्रांसफर करे। अगर यहां डबल बॉन्ड हो गया तो कार्बन अगर ये वाला अपना बॉन्ड कहीं ट्रांसफर करता है तो इसके पास भी जगह नहीं। सोचो हाइड्रोजन, अगर बाई चांस मैं मान लेता हूं ऐसा थोड़ी देर के लिए कि कार्बन अपने बॉन्ड को ट्रांसफर करके दूसरी जगह पहुंचाएगा भी, तो कौन सा बॉन्ड? ये ट्रांसफर करके यहां पहुंचाएगा तो एक तो ये हाइड्रोजन टूट जाएगा और दूसरा अभी भी बॉन्ड कितने हैं? 5। तो बॉन्ड तो 4 कभी हो ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब है नॉर्मल सी बात है, एल्कोहल कोई भी अनुनाद की संरचना को प्रदर्शित नहीं करता, और जो यौगिक अनुनाद की संरचना को प्रदर्शित नहीं करता है यौगिक का वह रूप होता है अस्थायी। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर जी स्थायी और अस्थायी का मतलब क्या है? स्थायी जो है कहेगा भैया हम हैं देखो स्थायी, तो हम हाइड्रोजन आयन को रखेंगे अपने से दूर, और अपने से दूर रखेंगे तो विलयन में ही हाइड्रोजन आयन घुला रहेगा, ये अपने साथ नहीं जुड़ने देगा हाइड्रोजन आयन को। और जब तक हाइड्रोजन आयन विलयन पे घुला हुआ है, इसका विलयन कैसा है? अम्लीय। अब मैं एक बात करता हूं इसका, तो क्या ये स्थायी था? नहीं। और स्थायी नहीं है तो ये क्या करेगा? अपने हाइड्रोजन को अपने साथ तुरंत क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। अच्छा, अगर इसने अपने हाइड्रोजन को तुरंत अपने साथ ग्रहण कर लिया तो देखो ये कौन से फॉर्म में आ गया? फिर से R सिंगल बॉन्ड OH के फॉर्म में आ गया है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को तुरंत ग्रहण कर लिया। अब तुम लोग फिर से सोच के बताओ, क्या इस पदार्थ में आयन बन रहा है? नहीं। आयन तो तब बन रहा था जब हाइड्रोजन अलग था, लेकिन क्योंकि यह पदार्थ तो स्थायी था ही नहीं, अब इसने अपने आप को स्थायी बनाने के लिए हाइड्रोजन के आयन को अपने साथ क्या कर लिया? जोड़ लिया। और जब हाइड्रोजन आयन कंपाउंड के साथ जुड़ जाएगा तो उसका अम्लीय नेचर क्या हो जाएगा? खत्म। क्योंकि पदार्थ तभी तक अम्लीय है जब तक उसका हाइड्रोजन आयन के रूप में है, और जिस समय उसका हाइड्रोजन आयन के रूप में नहीं होगा वो अम्लीय नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मुझसे कहे, बहुत ही बारीकी से इस बात को समझें, फॉर्मिक एसिड पढ़ा है?
एक विलयन में फॉर्मिक अम्ल इस रूप में है, एक विलयन में फॉर्मिक अम्ल इस रूप में है, अम्लीय प्रकृति की इसमें दिखा पा रहा है, ऊपर वाले पे कि नीचे वाले पर, नीचे वाले पर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन के रूप में कैसा है, अलग। और जब हाइड्रोजन आयन के रूप में अलग होता है वो अम्लीय नेचर को तभी दिखा सकता है। तो क्योंकि कार्बोक्सिलेट फॉर्म जो है ये स्थायी है, और स्थायी होने के कारण ये घोल में हाइड्रोजन आयन को भेजता रहेगा, हमारे पास ना आना, हम स्थायी हैं, तुम जाओ अपना हाइड्रोजन आयन बनाओ जाके घोल में। और जितनी देर हाइड्रोजन आयन घोल में बनाता रहेगा उसकी प्रकृति कैसी रहेगी, अम्लीय। तो इस बात को देखो आंसर भी करते हैं। तो एक तो ये चीज बना करके ही आओगे हर हालत में, और जो बातें मैं कुछ लिखूंगा उसको भी लिखोगे आप, तभी इसका आंसर कंप्लीट होगा। देखो यहां से लिख लेते हैं, आपके पास जगह हो तो ये पहले लिख लेना, इसके बाद जो मैं बोल रहा हूं उसको बाद में लिख लेना। जगह मेरे पास भी, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। RCOOH अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड एवं एल्कोहल दोनों ही जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। एक तो पहले बात तो याद रखो कि हाइड्रोजन दोनों दे रहे थे, परंतु कार्बोक्सिलेट आयन स्थायी होने के कारण अपने H+ आयन को विलयन में बनाए रखता है। अतः इसकी अम्लीय प्रकृति अधिक होती है। अधिक होती है, इसी में से और जोड़ेंगे, लेकिन एल्कोहल में एल्कोऑक्साइड समूह स्थायी नहीं होता। जो एल्कोऑक्साइड समूह होता है ये स्थायी नहीं होता है, अतः ये हाइड्रोजन आयन को अपने साथ जोड़ लेता है। और अगर हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा तो फिर वो क्या, हाइड्रोजन आयन बनेगा ही नहीं, और हाइड्रोजन आयन को समाप्त कर देता है। समाप्त क्या, अपने साथ जोड़ लिया तो हाइड्रोजन आयन बना ही नहीं, कर लेता है। अतः इसकी अम्लीय प्रकृति कम होती है। और ये भी ध्यान रखना, कोई भी आयन उतना ज़्यादा स्थायी होता है वो जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, ये स्थायी। अगर कोई 3 बनाएगा वो इससे भी स्थायी होगा, कोई 4 बनाएगा इससे भी अधिक स्थायी होगा, कोई 5 बनाएगा उससे भी ज़्यादा अधिक स्थायी होगा।
तो इस बात को ध्यान रखना। एक काम करो बेटा, इसको फिर नोट करते हैं और बाकी की घटना को समझने के लिए मिलेंगे कल फिर।